अभी हम लोग हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को अध्ययन करेंगे। देखिए, आनुवंशिकता क्या है? तो पैदा हुआ बालक जो अपने पूर्वजों के शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त करता है, वह गुण वंशानुगत या आनुवंशिकता गुण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा जो जन्म लेता है, उसका शरीर का रंग कैसा है, रूप कैसा है, उसका मानसिक विकास किस प्रकार का हो रहा है, इसे ही हम आनुवंशिकता कहते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि बालक के जन्म के बाद जो उसके गुणों में परिवर्तन आती है, वह आनुवंशिकता नहीं होता है। बालक के जन्म के बाद जो भी उसके गुण में परिवर्तन आती है, उसे हम वातावरण के कारण आती है। तो अब हम देखते हैं कि आनुवंशिकता के जो क्या-क्या परिभाषाएँ दी गई है विद्वानों के द्वारा। इसमें सबसे पहले आती है वुडवर्थ की परिभाषाएँ। इन्होंने बताया है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती है जो जीवन का आरंभ करते समय ही उपस्थित होते हैं, जन्म के समय नहीं, अपितु गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। इसका मतलब ये हुआ कि आनुवंशिकता वह चीज़ होता है जो हमें वंश से प्राप्त होती है। फिर देखिए ड्रेवर का क्या कहना है, माता-पिता के शारीरिक व मानसिक गुणों का संतान में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे माता-पिता का जो गुण था, वो क्वालिटी, वो रंग रूप, उनका बुद्धि का स्तर किस तरह था, उसी बुद्धि का या रंग रूप का ट्रांसफर हो जाना उनके बच्चों में ही आनुवंशिकता कहलाता है। ये जेम्स ड्रेवर का था। बीएन झा क्या कहते हैं, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्व योग है। इसका मतलब ये होता है, इनका कहना है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्व योग है। मतलब बच्चों के जन्म होने के समय जब वो कॉन्सेप्शन में होता है, गर्भावस्था में होता है, तो उनका जो विकास हो रहा है, वो जीन्स उनके पूर्वजों का योग होता है। एक और विद्वान है, इनका कहना है रुथ बेनेडिक्ट का आनुवंशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। इनका तो कहना है कि आनुवंशिकता वह चीज़ होती है जो बच्चों में उनके पूर्वजों के द्वारा जो उनके गुण थे, वह गुण उनके बच्चों में ट्रांसफर हो गया। अब हम लोग अध्ययन करते हैं पर्यावरण अर्थात वातावरण का। पर्यावरण का मतलब ही होता है चारों ओर से घिरा क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। अब इनका भी देखते हैं क्या क्या इसमें वातावरण में क्या क्या परिभाषाएं दी गई। इसमें सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो वाटसन की परिभाषाएं हैं, जो परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है। इनका कहना था, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर इंजीनियर बना सकता हूँ। ये बहुत बार पूछा हुआ है। इसके बाद रॉस का कहना है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसका मतलब वातावरण के द्वारा ही हम अपने बहुत से गुणों को प्राप्त करते हैं। जैसे जिस माहौल में रहेंगे हम, वैसा ही शिक्षा, वैसा ही गुण हम में विकसित होगी। एक और विद्वान है जिनका नाम है एनास्टैसी। इनका कहना है पर्यावरण वह चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावे उसे प्रभावित करती है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को थोड़ा सा और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। तो पूर्वजों से क्या प्राप्त होती है, जो हमें जीन्स होती है, गुणसूत्र। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी के पिताजी का आँख अगर नीली है तो उनके बच्चों की भी आँखें भी नीली होती है। अगर किसी का पेरेंट्स सांवले हैं तो उनके बच्चे भी सांवले हैं। ये सब जो गुण हम लोग को प्राप्त होती है, इसे हम लोग हेरिडिटी से प्राप्त करते हैं। और थोड़ा सा इन्वायरमेंट को जब देखेंगे हम लोग, जब बच्चा जन्म लेने के बाद किस सोसाइटी में रह रहा है, उसका धर्म कौन सा है, उसकी संस्कृति कैसी है, ये सब जो हमें प्राप्त होती है, ये हमें वातावरण से प्राप्त होती है, इन्वायरमेंट से प्राप्त होती है। तो हमें समझने की ये बात है कि हेरिडिटी को जब देखते हैं हम लोग अपने रंग और रूप को चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि हम हमारा अगर शरीर का रंग यदि काला है तो उसे परिवर्तन नहीं कर सकते, अर्थात हेरिडिटी स्थिर है। परंतु इन्वायरमेंट को यदि देखेंगे तो इन्वायरमेंट का डायनेमिक है, परिवर्तनशील है। इसका मतलब ये होता है कि हम इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। एक स्थान से अगर मान के चलिए हम अपने गाँव में रहते हैं और वहाँ हमें अच्छी माहौल नहीं मिल रहा है, तो अपने अच्छे माहौल को प्राप्त करने के लिए हम अपने कहीं दूसरी जगह शरण दे सकते हैं जहाँ हमें उचित माहौल मिले और अपने विकास की गति को आगे बढ़ा सकें। ठीक, हमें जो इन्वायरमेंट को जो चेंजिंग करने की बात आती है, तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। हेरिडिटी में 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इसमें जो 22 पेयर्स हैं उसे ऑटोजोम्स कहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में बराबर होते हैं, परंतु 23 नंबर पेयर्स में सेक्स क्रोमोसोम होता है। यही लिंग निर्धारण करता है कि बच्चा पुरुष होगा या महिला होगा। और इसमें आता है ट्विंस। ट्विंस में होता है एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में बिल्कुल सेम सेक्स होता है, अर्थात दोनों बच्चा यदि तो दोनों बच्चा पुरुष हो सकते हैं, दोनों फिर महिला हो सकती है, दोनों का रंग रूप बिल्कुल सेम होगा। परंतु फ्रैटर्नल ट्विंस में डिफरेंट सेक्स भी हो सकता है, रंग बच्चों का बच्चों का कलर भी अलग हो सकता है। इसे हम लोग डाइजोगोटिक बोलते हैं। और आगे देखते हैं नेचर हमें हेरिडिटी से प्राप्त होती है और नर्चर हमें इन्वायरमेंट से प्राप्त होता है। इसलिए एक इक्वेशन बनता है, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। अब एक और इसमें क्वेश्चन पूछा सीडीपी में कि फादर ऑफ हेरिडिटी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ हेरिडिटी ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अब फर्स्ट हम चर्चा करते हैं कि लॉज ऑफ हेरिडिटी क्या, हेरिडिटी के क्या क्या नियम है। हेरिडिटी के 3 नियम है। पहला नियम को हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिग्रेशन। पहला नियम है लॉज ऑफ रिग्रेशन। इसमें क्या होता है, बच्चे अपने माता पिता से पूरा गुण को प्राप्त नहीं कर पाते, परंतु आंशिक या औसत गुण को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अभी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए एक संगीतकार जितना फेमस होता है उतना उसका संतान फेमस नहीं हो पाता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि उनके बच्चों को संगीत नहीं आती। इसका मतलब ये है कि लॉज ऑफ रिग्रेशन में बच्चे अपने पिता के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, परंतु आंशिक या कम ज्ञान को ही प्राप्त कर पाते हैं। इसे हम लोग लॉज ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। दूसरा होता है लॉज ऑफ सिमिलरिटी।
इसका नाम है लॉज ऑफ सिमिलरिटीज़ का मतलब क्या है कि जैसा ही उनके पिताजी या पेरेंट्स के गुण था, तो पेरेंट्स जिस तरह गोरे थे, काले थे, उसी तरह सेम एक्वायर प्राप्त कर लेते हैं, इसे हम लोग लॉज ऑफ सिमिलरिटी में रखते हैं। एक और लॉ है, तीसरा नंबर, इसे हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ वेरिएशन। यहाँ सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलती है, परंतु यहाँ इस बात की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि बच्चा भले ही माता पिता के गुण नहीं ले पाया हो, परंतु यदि वह अपने दादा दादी का भी गुण को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपने पूर्वजों का गुण प्राप्त करता है, जैसे मान के चलिए कि इनके पिताजी बहुत तेज़ हैं, परंतु उनका बच्चा तेज़ नहीं हो पाया। परंतु यदि थोड़ा सा हम अगर देखें कि क्या बच्चे के जो दादाजी थे उनका मस्तिष्क किस प्रकार का था, हो सकता है कि उनके दादाजी का भी मस्तिष्क कमजोर हो, इसलिए यह बच्चा भी कमजोर हो पाया। इसी गुण को हम लॉज ऑफ वेरिएशन में रखते हैं। थैंक यू।